हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैं साहित्य पढ़ाता हूं और साहित्य में ऐसे कितने ही कोटेशंस, पंक्तियां, कविताएं हैं जो महिलाओं के दुख को नरेट करती हैं और कई बार दुखों को बहुत ही क्लीशे वर्जन में नरेट करती हैं। हम लोकतंत्र हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हम लोकतंत्र पे फोकस कम करते हैं, बड़े पे फोकस ज्यादा करते हैं। ऐसी कई बातें मैंने अपनी क्लास में भी कई बार कही हैं। शायद कोई 15-20 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बताया था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत की सरकार ने पारित किया है और अब इसके द्वारा महिलाओं की स्थिति खासकर रिप्रेजेंटेशन को लेके और वो भी लोकसभा में बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी, चीजें बढ़ेंगी। लेकिन फिर मैंने बताया भी था कि दिक्कतें कहां पे आ रही हैं। दिक्कतें आ रही हैं जनगणना को लेके, दिक्कतें आ रही हैं डिलिमिटेशन को लेके और इस प्रकार की बहुत सारी चीजें, है ना। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक और नया वर्जन सरकार ने रिलीज किया है कि नहीं, हम 2034 तक का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इस बात को कवर किया था कि ये जो महिला आरक्षण की बात है, रिजर्वेशन की बात है, अगर हम नियम कानून के हिसाब से चलेंगे तो ये 2034 से पहले लागू नहीं होगा। 2023 में पारित अधिनियम 11 साल बाद अगर लागू हो रहा है तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता। तो सरकार ने इसका एक नया फॉर्मूला दिया है। शायद इस पे बात बने, दक्षिण बनाम उत्तर का जो कन्फ्लिक्ट है शायद उस पर भी आसानी हो। सरकार ने क्या कहा, क्या हुआ था, पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, दक्षिण भारत के राज्य क्या कहते हैं और इसका भविष्य क्या है, इन सब पे हम विस्तार से बात करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है। तो कुल मिला के बात क्या है कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो है, इसको लेके जो परिवर्तन और परिवर्तन को लेके जो कयास चल रहे थे, इन कयासों पे बहुत सारी बातें आ रही हैं। एक पक्ष कह रहा है कि बहुत से प्रश्न अनुत्तरित हैं और एक पक्ष कह रहा है कि हमने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। चलिए, ये मेरा टेलीग्राम है और ये मेरा इंस्टाग्राम है। आप स्कैन करके यहाँ पे जुड़ सकते हैं। स्कैन की ये PDF आपको यही टारगेट यूपीएससी में विकास सिंह पे प्राप्त होगी। यहाँ पे आप स्कैन करके मेरे टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब अगर ये आप देखिए, आपको कुछ डॉट्स दिख रहे होंगे, पर राइट लेफ्ट साइड में एक परसेंटेज भी है। भारत में मात्र 13.6% वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारी लेटेस्ट यानी कि 18वीं लोकसभा है। सोचिए, रवांडा, हम रवांडा बुरुंडी की बात करते हैं। रवांडा में 61%, आइसलैंड में 47% है, स्वीडन में 46% है और जो विश्व औसत है 26% का, हम उससे भी लगभग आधे पे। ये क्या बताता है कि एक देश जहां पे महिलाओं की आबादी लगभग 49% है, वहां पे मात्र 14% तक का रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का लोकसभा में, जो रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा पायदान। ये क्या ऐसी चीज नहीं जिसपे सरकारों को ध्यान देना चाहिए था? सरकारों ने ध्यान दिया, पर भाई कि इंटरनल पॉलिटिक्स या विद इन लोकसभा जो जेंडर पॉलिटिक्स हो जाती है। मुझे याद है SD देवेगौड़ा साहब के सरकार में पहली बार वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था और उसके बाद कितनी लानतें मलानतें हुई इस बिल की। मतलब लगा कि इस प्रकार के बिल को लाना एक अपराध है। लेकिन फिर 2023 में हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देखा और लगा कि चीजें बदलेंगी। लेकिन फिर वही बात, हम रेड टेपिज्म की बात करते हैं और इस प्रकार की तमाम प्रशासनिक रुकावटों की बात करते हैं। जो कानून थे और जो तरीका दिख रहा था, उस हिसाब से 2034 से पहले आप मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने बताया, हालांकि इसमें मैं बताऊंगा कि चीजें लगी कि यार होने से हो के नहीं पा रही है, मतलब दिक्कतें बहुत सारी हो रही। खैर, हम उससे पहले आए, एक चीज और बता देते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। 2023 में अधिनियम पास हुआ। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद शामिल नहीं है, में लगभग 1/3 सीटें जो थी महिलाओं के लिए आरक्षित। ठीक है। अगला, नए अनुच्छेद की बात की जाए तो 2 नए अनुच्छेद जुड़े, 330A और 332A, है ना। ये लोकसभा के लिए और ये राज्य विधानसभाओं के लिए है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो महिलाएं हैं उनके लिए मौजूदा आरक्षण के भीतर ही उप आरक्षण किया गया, विच इज वेरी गुड। जो OBC महिलाएं हैं उनके लिए इस आरक्षण में, यानी कि इस नारी वंदन अधिनियम में, नारी शक्ति अधिनियम में किसी प्रकार का कोई रोल नहीं था। अच्छा, इसकी अवधि 15 वर्षों के लिए की गई कि 5 और 5 यानी कि 3 सत्रों बाद
क्या होगा, रोटेशन होगा, ठीक है। 3 सत्रों बाद क्या होगा, इसको बार बार रोटेट किया जाएगा कि एक सीट है फिर अगली सीट है फिर अगली सीट है, ऐसे। और लिखा है कि नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा। ये बड़ा पेच है। ये जो बात कही गई कि भाई 3 सत्रों तक रहेगा, उसके बाद सीट बदलेगी, और अगर पहले से कहीं चला आ रहा है तो फिर वही जहां पे 3 सत्र पूरा होगा वहां पे चीजें बदल जाएंगी, मतलब वहां पे महिला आरक्षण नहीं रहेगा, अगली सीट पे आ जाएगा, है ना। ये जो बात है कि नई जनगणना और परिसीमन का, ये पेच फंस रहा था, ठीक है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्या था 2034 तक का इंतजार क्यों? देखिए 2021 की जनगणना कोविड के कारण लंबित हो गई, अभी भी प्रोसेस ही चल रहा है, समय लगेगा, 2-3 वर्ष लगेंगे, लगभग 2-3 वर्ष लगेंगे परिसीमन आयोग के गठन और कार्यवाही को। अनुच्छेद 82 को याद कीजिए, है ना। अब उसके बाद तो 2029 का चुनाव आ ही जाएगा। इस समय चल रहा है 2026, तब तक तो 2029 का चुनाव हो ही जाएगा। और 2029 का चुनाव है, अगर स्टेबल सरकार आती है तो वो 2035 तक कम से कम रहेगी। इसका मतलब क्या, सॉरी 2034 तक रहेगी, माफ कीजिएगा, 2034 तक रहेगी। इसका मतलब क्या है कि 2034 तक तो इसका फायदा नहीं, मतलब 2034 में कहीं ना कहीं ये जो संभावित नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ये लागू हो पाएगा, है ना। तो 2029 का जो चुनाव, यानी जो अगला लोकसभा चुनाव है, उसमें तो हमको इस अधिनियम का फायदा होते नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, सरकार ने नया प्रस्ताव लाया, और इस प्रस्ताव में सरकार ने इस बात को भी समाहित करने का प्रयास किया कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो दिक्कत में ना आए। मैं बात करूंगा उसकी कैसे। चलिए, पहला क्या है कि इन्होंने कहा कि 2011 की जो जनगणना है उसको हम आधार मानेंगे, यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जो रिजर्वेशन बढ़ाया गया है, लगभग 816 की बात की जा रही है, टोटल हो जाएगी जो 550 के आसपास से, है ना, वो कितनी हो जाएगी 816। खैर, तो 2011 के जनगणना को आधार बनाया जाएगा। हाँ, 543 से बढ़ के 816 हो जाएंगे, ठीक है। 543 से बढ़ के 816 मतलब 50% की वृद्धि होगी। हर स्टेट की जो सीट्स है, हर स्टेट की, वो 50% से बढ़ जाएंगी। अगर कहीं की 100 है तो 100 की 150 हो जाएगी, यानी कि 50% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संपूर्ण कार्यान्वयन हो जाएगा इसका, और 273 नई सीटें सीधे महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 543 के जब हम हाफ की बात करते हैं तो 272 वो गोल्डन पॉइंट आता है जिसको क्वालिफाई करना होता है। अब 543 की बात कर रहे हैं तो 543 का आधा 272, एक जोड़ के 273, यानी कि 50% सीटों का यहां पे इंक्रीमेंट किया जाएगा। लोकसभा की बात कर रहा हूं, है ना। देख लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि 80 लोकसभा की सीटें 120 हो जाएंगी, 40 का 60 हो जाएगा, ऐसे सब में 50% का बढ़ जाएगा, 50% का लगभग वृद्धि हो जाएगा, लगभग सभी में, है ना। बहुमत का अंक 272 है, अब वो हो जाएगा 409। निश्चित तौर पे जब 816 हो जाएगा तो 816 का 409 हो जाएगा, तो अब बहुमत के अंक में भी बदलाव आएगा, है ना। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। अभी लागू कैसे होगा? क्या एकदम से अधिनियम पारित हो गया तो ये भी लागू हो जाएगा? नहीं, होगा क्या कि संविधान संशोधन विधेयक आएगा, अनुच्छेद 82 में बदलाव, जो परिसीमन की बात करता है कि परिसीमन आयोग का गठन होगा। परिसीमन का आधार 2011 तय करने हेतु बदलाव किया जाएगा पहली बार, और ये जो 2/3 का जो विशेष बहुमत होता है, जो स्पेशल मेजॉरिटी होती है, ये उससे ही पास करना होगा। अब जब हम परिसीमन की बात करते हैं तो परिसीमन संशोधन विधेयक आएगा जिसको सामान्य बहुमत से पारित करना होगा, क्योंकि सीटों की संख्या 543 से 816 करनी है ना। अब उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 368(2) के तहत यहां पर राज्य विधानसभाओं की 50% की जो अनुमति है वो आवश्यक नहीं है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये दो चीजें तो रहेंगी। आपको पता है कि जब हमारे जो फेडरेशन में किसी प्रकार का बदलाव होता है तो अमूमन जो राज्य है उनकी अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आवश्यक नहीं है, पर ये दो चीजें तो होनी पड़ेंगी, तभी चीजें बदलेंगी। हालांकि ये दोनों चीजें करने में सरकार कैपेबल आते हैं। अब रोटेशन का चक्र देखिए तो क्या है कि एक सामान्य श्रेणी है, जनरल कैटेगरी की सीट है, आरक्षित सीट है, सामान्य श्रेणी है। तो अब ये कैसे बदलेगा? देखिए, हर 3 चुनावों, जो मैंने बताया 15 साल में, यानी कि 5 साल के बाद सीटें रोटेट होंगी, वापस से ऐसे आएगा, ऐसे बदलेगा, ठीक है। सामान्य श्रेणी, रिजर्वेशन, सामान्य श्रेणी, रिजर्वेशन, आपने देखा है ना। जो सीट 3 बार आरक्षित रही है वह स्वतः सामान्य श्रेणी में आ जाएगी। छोटे राज्यों में जो 1-2 सीटों वाले हैं उसमें हर तीसरे चुनाव में महिला आरक्षण लागू होगा। कुल मिलाकर जो छोटे राज्य हैं उनके लिए भी बात हो गई है। तो सरकार के पास तो प्रॉपर फूल प्रूफ प्लान है ना, आगे बढ़े अगर तो। अब दक्षिण बनाम उत्तर की जो डिबेट है उस पर भी देख लेते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो परिवार नियोजन में सफलता प्राप्त की, तो जाहिर सी बात है उनका कहना है कि 1970 के दशक में जो परिवार नियोजन की बात हुई थी उस पर तो हमने बहुत अच्छा काम किया था, तो हमें इसका दंड क्यों भुगतना पड़े, है ना। तो उनको सीटें घटने का डर था। उत्तर भारत के राज्य ने कहा कि देखो हमारे तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई है, पूरे भारत में समानता होनी चाहिए, तो अधिकतम सीटों की मांग की कि 1 मैन 1 वोट की जब बात हो रही है तो भाई सीटें भी उनके लिए ज्यादा हो।
अब क्या है कि 50% का यथानुपात फॉर्मूले से किसी भी राज्य की मौजूदा सीटें नहीं घटेंगी। तो निश्चित तौर पे किसी भी राज्य की अगर मौजूदा सीटें घटने की बात नहीं हो रही है तो जाहिरी तौर पे क्या है कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनकी भी सीटें परसेंटेज वाइज तो उतनी बढ़ेंगी, तो कायदे में उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार का मानना है। लेट अस सी कि केंद्र सरकार इस दिशा में क्या करती है और क्या होती है। चलिए, अब क्या है, एक और दिक्कत क्या है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के लिए उसमें एक उप कैटेगरी बना दी गई है। अदर बैकवर्ड क्लास की महिलाओं के लिए इस प्रकार की कोई उप कैटेगरी नहीं है, मतलब उनके लिए स्पेसिफिक प्रावधान नहीं है। महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा न होने पर निश्चित तौर पर विवाद हो रहा है। राज्यसभा विधान परिषद को लेकर भी विवाद हो रहा है। उसमें स्थितियां क्या दिक्कत है, क्या दूभर है, उसको मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मंडल बनाम कमंडल की राजनीति हो रही है। अब देखिए, इस प्रकार की बातें जब भी सुधारात्मक होती हैं तो लोग कुछ ना कुछ कहते हैं। पहले भी कहा और अभी भी इसी बात को कह रहे हैं। चलिए, अगर हम देखें प्रस्ताव के पक्ष में तर्क क्या है, भाई देखिए 2029 में हो जाए कार्यान्वयन तो सही है, 2034 तक का इंतजार बहुत लंबा इंतजार नहीं हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा हम जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो उसका गोल नंबर 5 है, वो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। निश्चित तौर पे जेंडर इक्वालिटी एक हाई लेगी, एक अप लेगी यहाँ पे, है ना। विवाद का अंत क्या कि 50% की वृद्धि से उत्तर दक्षिण जो है उनके बीच में एक डिफरेंस आ जाएगा। भाई उनकी भी 50% सीटें बढ़ेंगी, उत्तर की भी बढ़ेंगी 50%। अच्छा, पंचायतों में ये जो इंक्रीमेंट हुआ रिजर्वेशन का महिलाओं का, इससे बड़ा फायदा देखने को मिला, तो ये एक सिद्ध प्रूफ रिजल्ट है। अच्छा, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो बुनियादी समानता कब आएगी, जब जो लगभग 49% की आबादी है उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। तो लेट अस सी, आई विश की चीजें बदले और बहुत सकारात्मक हो। अच्छा, विपक्ष का पहला तो ओबीसी वाला दिक्कत है कि उन्होंने कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन क्यों नहीं है उसमें। अच्छा, पुरानी जनसंख्या की बात की जाए तो 15 साल पुराने आंकड़ों पे आधारित परसीमन कितना सटीक होगा, इस पे लोगों की आपत्ति है कि भाई ऐसा क्यों ही कर रहे हो आप। अच्छा, लागत और प्रशासन की बात क्या कि 816 सांसदों वाली विशाल लोकसभा का प्रशासनिक खर्च और दक्षता प्रबंधन, इस पे भी कहीं ना कहीं कितने बड़े को कैसे मैनेज करोगे, सीट्स की बात, बहुत सारी चीजें, ये प्रश्न उठ रहे हैं। प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन की बात क्या कि पंचायतों की तरह सरपंच पति की संस्कृति कहीं संसद में तो नहीं पहुंच जाएगी कि सांसद पति आ जाए उसमें, है ना। और क्या दिक्कत है कि राज्य विधानसभा की बात करें तो इनके परिषदों में और राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में ये रिजर्वेशन लागू क्यों नहीं हो रहा है, किस हिसाब से, किस तर्क से इसको अलग रखा गया है ना। अभी देखिए कुछ अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 14, 15 और क्लॉज 3 आपको पता ही है। 81, 82 के बारे में मैंने बात की ही, 330 से जो जुड़ा है, 330 की बात की, अनुच्छेद 368 पता है, 329(1) इसकी बात करता है कि परसीमन आयोग के आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन से यह वर्जित है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है। लेट अस सी किस दिशा में जाता है ना। चलिए, मुख्य परीक्षा के लिए फ्रेमवर्क क्या समग्र दृष्टिकोण है। संघवाद की बात करें, फेडरलिज्म के अनुच्छेद 81, दक्षिण बनाम उत्तर का शक्ति संतुलन। सामाजिक न्याय की बात करें तो ओबीसी, उपारक्षण, मंडल राजनीति के नए चरण, इसको आप देख लीजिएगा, है ना। लैंगिक न्याय पे देख लीजिएगा, लोकतांत्रिक दक्षता पे देख लीजिएगा, क्योंकि यह केवल एक महिला अधिकार विधेयक नहीं है, भारत की राजनीतिक भूगोल और जनसांख्यिकी शक्ति संतुलन की कहीं ना कहीं एक प्रकार से नई रूपरेखा है जो बदलने के लिए लोग देख रहे हैं। बाकी क्या है कि निश्चित तौर पे संसद में महिलाओं की जब संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे ये आवश्यक शर्त है, लेकिन पर्याप्त नहीं। वास्तविक बदलाव तब होगा जब सदन में बैठेंगे, बल्कि नीतियां बनाएंगे, उनको काम करने दिया जाएगा, घर में भी, समाज में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, तब तो चीजें होंगी और नीतिगत स्वायत्तता उनको हासिल होगी। तो निश्चित तौर पे भारत के लोकतंत्र की सच्ची परिपक्वता तक कब साबित होगी, जब प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, वास्तविक प्रतिनिधित्व होगा, और तब चीजें बदलती दिखेंगी। बाकी वास्तविक प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो स्टडी IQ सफलता महोत्सव बना रहा है, 200 से प्लस सिलेक्शन है, हमने तमाम वीडियोस के द्वारा इसको बताया भी है। तो अगर आप स्टडी IQ से जुड़ना चाहते हो तो इसमें सेल चल रही है, 60% का ऑफ मिलेगा, मेरा कोड फ्लैश कर रहा है, इसको उपयोग कीजिएगा। और हिंदी साहित्य का जो नया बैच है वो बहुत जल्दी क्लोज हो रहा है, तो उससे पहले क्लोज हो, आप जुड़ जाइए, लाभ उठाइए सेल का, यानी कि सफलता महोत्सव सेल का 60% ऑफ आपको प्राप्त होगा। इस विषय पे अपनी राय देते जाइएगा। बाकी ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे प्राप्त होगा, टारगेट UPSC बाय विकास सिंह, वहां पे मिलते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर देते जाइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।